New Delhi, on the midnight of the 14th and 15th of August. The Constituent Assembly met at a special session under the presidentship of Dr. Rajendra Prasad. Jawaharlal Nehru moved the independence resolution. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आज़ादी की पूरी कहानी बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर अंग्रेजों के जाने तक क्या क्या हुआ था, हम कैसे गुलाम बने थे और हमें कैसे आज़ादी मिली थी। पूरा देश 15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस बना चुका है। आज़ादी के बाद हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ा, इन 75 वर्षों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते ही हैं, लेकिन आज़ादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। खासकर जब कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत है। महापुरुषों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हुए ये पार्टियां आज की आज़ादी को भी उलझा देती हैं। इसी वजह से इतिहास की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती। हम आज़ादी की कहानी को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं ताकि आप भी संक्षेप में समझ सके कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष किया और हमें आज की जिंदगी। तो आज़ादी की कहानी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूरी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी से कारोबार करने की इजाज़त मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पुर्तगाली, डच अपना कब्जा जमा चुके थे। भारत में सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च और लौंग इलायची और दालचीनी यूरोप जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया गया। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों को मजबूती दी। यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता गया। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया गया। अपनी ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब तक अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा भी जमा लिया और अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तब तक कंपनी का एक और गढ़ माना जाता था मद्रास, यानी आज का चेन्नई में। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर 1857 में सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़े। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हुई। जल्द ही कंपनी को लगने लगा था कि कठपुतली नवाब काम नहीं आएंगे, सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने रियासत अपने हाथ में ले ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां तब भी थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और बिंद के दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना को आधुनिक भी बना लिया था। वहीं मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। कंपनी ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम की जंग में मारे गए। इसी तरह पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बंट चुका था। 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से उठाकर कानपुर के बिठूर में बिठा दिया। इस बीच पंजाब बड़ी चुनौती बन रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल तक नहीं गलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। 2 लड़ाइयां और हुई और 10 साल बाद पंजाब और
पे अंग्रेजों काबिज हो गए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी विलय नीति लेकर आए। जिस शासक को कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। इस आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। इससे 1857 की क्रांति के बीज बोए। सीताराम पांडे ने फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार संस्मरण में लिखा है कि यह सबको लगने लगा था कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते थे। नाराजगी तो थी, लेकिन जब यह खबर आई कि नई बंदूकों के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है, तो कंपनी में सिपाही भड़क गए। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहां से उठी चिंगारी झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में क्रांति की हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी। अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया। कंपनी ने तब तक लंदन से फौज बुलवाई। सितंबर 1857 में दिल्ली में फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। मार्च 1858 में लखनऊ और जून 1858 में झांसी पर अंग्रेज फिर हावी हुए। ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी के हाथ में चली गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत का मंत्री बनाया गया। उसकी मदद के लिए इंडियन काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल अब वायसराय था, यानी इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि। इस तरह से अंग्रेज सरकार ने सीधे सीधे भारत की बागडोर संभाल ली थी। 1858 में जब ब्रिटिश राज आया, तब उसके कब्जे में आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा था। वहीं गोवा और दादर नागर हवेली पुर्तगाली कॉलोनी थे, जबकि पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी। ब्रिटिश शासन आते ही तटीय इलाके यानी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और इसके आसपास के पुणे जैसे शहर पढ़ाई लिखाई के बड़े केंद्र बन गए थे। वहाँ संपन्न अमीर भारतीयों के परिवारों के युवा पढ़ लिख रहे थे। इसी दौरान सामाजिक सुधार शुरू हुआ। दिसंबर 1885 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ब्रिटिश शासन और भारत की सिविल सोसाइटी में समन्वय की भूमिका निभाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। इसका उद्देश्य आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन में अपनी भूमिका निभाना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में, महादेव गोविंद राणा पूना में सक्रिय हुए। प्रार्थना समाज और आर्य समाज जैसे संगठन सक्रिय हुए। इसी दौरान 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने आकार लिया। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन ही आगे चलकर राष्ट्रवादी चेतना की प्रेरणा बने। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इससे बंगाल भड़क उठा। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताया। बंगाल से उठी राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा से वंदे मातरम कांग्रेस का राष्ट्रीय गीत बना। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिए गए इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। बंगाल में कलकत्ता समेत सभी इलाकों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की चिंगारी पहुंच गई। यह आग पूना, मद्रास और बॉम्बे में भी फैली। अंग्रेजी पढ़ाई का विरोध हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1910 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहीं ब्रिटेन में भी हालात बदल रहे थे। 1906 में लिबरल पार्टी ने चुनाव जीते और भारत को देखने का नजरिया बदला। कम से कम दिखाया तो ऐसा ही है। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत के लिए मंत्री जॉन मोरली ने सुधार लागू किए। भारतीयों को राजनीतिक और शासन में हिस्सेदारी दी गई। 1910 में सुप्रीम काउंसिल में भारतीय सदस्य बढ़ गए। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता उनसे जुड़े। उन्होंने इस पर कहा था कि इससे पहले तक वे बाहर से हमला कर रहे थे, लेकिन अब अंदर से हमला भी कर सकेंगे। पर इससे पहले कि 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में टूट चुकी थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था, वहीं गरम दल लाल पाल बाल की डिग्री थी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और
खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया। उन्हें बर्मा की जेल भेज दिया गया। उसके बाद पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। धीरे धीरे यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। 1928 में लाला लाजपत राय की भी अंग्रेजों की लाठीचार्ज में मौत हो गई। 1911 में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंज आए और उन्होंने विभाजित बंगाल को एक कर दिया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग कर नया प्रांत बना दिया। राजधानी भी कलकत्ता से उठकर दिल्ली ले गए। मुस्लिम लीग की मांग पर परिषदों में कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई। मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वे वहां नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के प्रणेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। भारत का दौरा करने के बाद वे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों से जुड़े। 1919 में रायल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन था। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने दमनकारी हथकंडे अपनाए। अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इसमें लगभग 400 से अधिक लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1920 और 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में छुटपुट आंदोलन भी इससे जुड़ते चले गए। फरवरी 1922 में किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे परस्पर विरोधी विचारों के दल भी बने। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से गांधी जी के प्रभाव में थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इसी दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी भी बनाई गई थी। लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज में मौत के घाट उतारने वाले पुलिस अफसर सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी थी। इसके बाद बीके दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने पर्चे में लिखा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर गांधी जी ने 1930 में साबरमती से 240 किमी दूर स्थित दांडी तट तक मार्च किया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक पर टैक्स वसूलने वाले कानून का विरोध किया। इसमें लोगों ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। भारत में हर स्तर पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई थी। तब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, प्रांतों के स्वायत्तता दी गई। 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध छिड़ गया था और कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में वो भारत की स्वतंत्रता मांग रहे थे। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिए। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो का नारा दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पसीना आ गया। कई इलाकों में तो लोगों ने अपनी सरकार तक बना ली थी। हालांकि इस समय तक महात्मा गांधी की कांग्रेस पर पकड़ कमजोर हो गई थी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ दी और 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज बनाई। यह फौज 1944 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने में नाकाम हुई। अधिकारियां गिरफ्तार हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लीग चाहती थी कि उसे
भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व माना जाए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कारण बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र देश बन गया।